see. We have seen. Okay, I welcome all of you to the Suraj Group of Schools online class. Today we will be discussing the next lecture of friction, lecture 2. This what we were discussed already, static friction. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा रिवीजन के लिए देख लीजिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ है वो ये बता रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा. एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. और दूसरा लॉ क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको कि हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा था, ग्राफ बनाया था हमने कुछ ऐसा करके जो कि ऐसा था. तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने क्या कहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal contact force acting between the two surfaces. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसके बारे में कहा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होगा. तो यहाँ से ये चीज मैंने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में. कोई ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है सरफेस पे, और सरफेस कैसा है, hello everyone, is the audio available to all of you? Voice is audible or not? Okay, thank you. Let's see. Okay, I got the answer. Thank you. Let me continue. Okay. So what will happen when we apply a force, external force, which is called applied force? A friction will start existing here. As the force is getting increased, the friction will also be increasing in the same proportion. But there comes a value of maximum static friction, which is called limiting friction. And at that instant, the block is just about to start. So what happens for the limiting friction when we open? यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था. जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल विल कम. नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है रिलेशन. यहाँ पे जो म्यू एस है, इस म्यू एस को कहा जाता है static friction coefficient. This is called static friction coefficient. Static friction coefficient. Next we will see the kinetic friction. First one, the kinetic friction comes into the picture when रिलेटिव स्लिपिंग अकर्स. मैंने क्या बताया था, जब ब्लॉक मूव करने लग जाएगा इस सरफेस पे तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा. मान लो ये ब्लॉक मूव करने लग गया बिकॉज ऑफ व्हाट, अप्लाइड फोर्स. देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हिच विल बी कॉल्ड व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी. अगर रिलेटिव ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, movement of the block is in forward direction, so the kinetic friction will start acting in the previous direction, backward direction. Okay, so this is the direction. Next we see value of kinetic friction is constant. Value of kinetic friction जो होता है, एक बार ब्लॉक मूव करने लग जाता है, आपने देखा था ग्राफ कि एक बार जब ब्लॉक ये मूव करने लग जाएगा फ्रिक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, काइनेटिक, और ये कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है. इसके बाद लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये देखिए जैसा कि लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था वैसा ही फर्स्ट लॉ सेम है.
the kinetic friction acting between the two surfaces in contact does not depend upon the area of contact. area of contact पे depend नहीं करता। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जैसा कि सेम था लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए भी क्या कहा गया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन को आप एफ के से लिख सकते हो। एफ के यहाँ पे क्या दिया गया आपको, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यू विल गेट हियर is equals to mu k times L. What is the mu k here? Mu k is the coefficient of kinetic friction. Okay. So now I will come to the discussion. Like I'll have few notes. If we see the note here, first one, the mu k that is coefficient of kinetic friction, that is coefficient of kinetic friction depends on the nature of friction, depends on the nature of two surfaces in contact. Nature of two surfaces in contact. Okay. सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। लाइक आप मार्बल की बात करो, किसी ब्लॉक को एक मार्बल के सरफेस पे या फिर अपने घर की फ्लोरिंग पे आप इसको अगर यदि कोई फोर्स अप्लाई करते हो और यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा, मतलब इस सरफेस का जो कोफिशिएंट होगा म्यू के, वो डिफरेंट होगा अगर आप किसी गली के गांव के सड़कों पे जाओ, है ना, तो वहां पर जो म्यू के आएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो अलग होगा। मतलब म्यू के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जनरली क्या होता है, जनरली मतलब हमेशा ही आप इतना मान लो, in general you can say the static friction coefficient becomes greater than or equal to the kinetic friction coefficient. इतना याद रखना। थर्ड नोट लिखता हूं मैं, थर्ड नोट लिख देता हूं। When the two surfaces in contact are made, when the two surfaces in contact, when the two surfaces in contact are made, exceptionally smooth, then the friction force, then the friction force between them exceptionally rises, मतलब कि आप अगर बहुत स्मूथ सरफेस की बात करो, मार्बल्स की बात करो, तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिस वजह से कि मूवमेंट आसान हो जाता है। समटाइम्स मूवमेंट आसान होना भी डेंजरस होता है। मान लो आप कभी किसी बर्फीली पहाड़ियों की बात करो, वहां अगर आप किसी व्हीकल को लेकर के मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है,
तो स्किड करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्किड कर जाएगा तो नुकसान है। फ्रिक्शन का होना भी अच्छा है और ना होना भी अच्छा है। बोथ आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन। सी द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, अ बॉडी इज, एक आपके पास यहाँ पे रफ सरफेस पे एक कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है। एनी ब्लॉक इज केप्ट हियर 2 किलोग्राम का, और यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड जो सरफेसेस है उनके बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4। आफ्टर व्हाट टाइम द ब्लॉक विल स्टॉप। इसमें क्या पूछा गया, ध्यान समझना, मैं इसको आराम से सॉल्व करूंगा। आफ्टर व्हाट टाइम द ब्लॉक विल स्टॉप। कितने समय के बाद ये ब्लॉक रुकेगा। मतलब जब आपको ये सिचुएशन दिया गया, इसमें ब्लॉक के पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब समझने की बात ये, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता है तब स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। एक बार अगर ब्लॉक के पास कुछ मोशन आ गया, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस द बॉडी is moving, so there is kinetic friction. So there is kinetic friction. There is kinetic friction acting between the surfaces. ठीक है। अब क्या करना है, कोई भी फोर्स और बॉडी का सिस्टम हो तो हमें क्या करना होता है, एफबीडी बनाते हैं। देखते हैं एफबीडी बना के इस ब्लॉक का क्या चल रहा है। यहाँ पे दिस इज 2 किलोग्राम ऑफ ब्लॉक and a normal is acting here and its mg, that is 20 न्यूटन, एंड ब्लॉक आगे जा रहा है। अभी अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी में वैल्यू ऑफ, ये वाला पॉइंट देखना क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। कोई भी फोर्स काइनेटिक हो या स्टैटिक हो हमेशा मोशन को अपोज ही करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और अभी इस वेलोसिटी का, इस टाइम की t इक्वल्स टू 0 की बात करें, जो टाइम पे मेरे को ये ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो एफ के की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, म्यू के टाइम्स एन। व्हाट इज म्यू के गिवन, म्यू के इज 0.4। नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी 2 into 10, सो इट इज व्हाट 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फोर्स इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस 8 न्यूटन के फोर्स को आप इस पे 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दो। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके पास क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब आप सीधा सा सोचो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कुछ वेलोसिटी देते हो किसी सरफेस पे, थोड़े दूर चल के वो रुक जाता है। रुकने का मतलब सरफेस क्या कर रहा है, इसके वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। जो आपने वेलोसिटी दी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब देयर इज द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करेगा, एक तरीके का रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। रिटार्डेशन क्या लिखोगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द मास। सो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब नेगेटिव वैल्यू मेरे को लिखना होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हमने कैलकुलेट किया, 8 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब आपको क्या करना है, v इक्वल्स टू u प्लस 80 यूज करो। इसने बोला कब स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0। अभी की वेलोसिटी कितनी है,
इसको कितनी वेलोसिटी दी गई है अभी देखना, 5 मीटर पर सेकेंड. So initial velocity is 5 minus twice of t. So the time taken by the block to come into the rest is 5 by 2, that is 2.5 seconds. This is the answer. This is the answer for the previous question. Now come to the other question. Very good questions will be there. You should analyze these questions carefully. You have again one block placed on a rough surface, and the mass of the block is given 2 kg, and the force of 6 Newton is applied externally, and the behavior of the surface is under the static friction 0.5 and under the kinetic friction is 0.4. Someone has texted something, I will check क्या परेशानी है. सर एक्सेलरेशन -4. अच्छा हाँ, इसमें 8/2 तो एक्सेलरेशन -4 हो जाएगा ना. 8/2 इज एक्सेलरेशन -4. यहाँ पे आंसर में थोड़ा चेंज आ जाएगा. दिस वन विल बी 1.25. 1.25. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे आपने ध्यान दिया, वेरी गुड. इसका सॉल्यूशन आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. कैलकुलेट amount of friction force acting on the block. Also find the acceleration of the block. ये आपको करना है. देखो सबसे पहली बात, जब भी कभी फ्रिक्शन पे ऐसा सवाल पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ या फिर एक्सेलरेशन बताओ, ओके, फ्रिक्शन फोर्स बताओ या फिर एक्सेलरेशन बताओ, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप क्या करो, पहले चेक करो कि ब्लॉक यहाँ पे मूव कर रहा है या नहीं. तो पहले मैं चेक करता हूँ कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है. इसका मतलब समझना ध्यान से, ब्लॉक के मूव करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं. ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको बताना होगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, पहले ये फाइंड करते हैं. मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, न्यू एस टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ क्या हो जाएगा, mg 20. न्यू एस की वैल्यू पुट कर दो 0.5, मास की वैल्यू 2, g is 10. So this is what the 10 न्यूटन. तो 10 न्यूटन का एक इस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है. फोर्स इस पे 10 न्यूटन का पीछे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इस पे आपने एक्सटर्नली फोर्स लगाया हुआ है कितना, 6 न्यूटन. मतलब जो रोकने वाला फोर्स है, रोकने वाला फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है. इट मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस the limiting value of friction is greater than the force applied, hence the block will not move. ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ब्लॉक विल नॉट मूव. और जब ब्लॉक मूव नहीं करता है देन क्या लिखते हो आप, फ्रिक्शन फोर्स, देन द फ्रिक्शन इज स्टैटिक. देन द फ्रिक्शन इज स्टैटिक. फ्रिक्शन कैसा हो जाता है, जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो स्टैटिक होगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड मैंने ग्राफ में आपको क्या बताया था, F अप्लाइड के मैग्नीट्यूड के इक्वल. मतलब मूव नहीं कर रहा है, F अप्लाइड 6 न्यूटन है,
इतना ही फोर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे ब्लॉक। जब तक कि ब्लॉक मूव नहीं करता है तब तक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स सेम प्रोपोर्शन में वेरी करते हैं। लाइक ये एक्स एक्सिस क्या था, एफ अप्लाइड, up to this position the block is not moving, so if you see the relation between F applied and F friction you will find it is a similar value. This is what the limit is. तो जब तक आपका अप्लाइड फोर्स से बड़ा रहेगा ये फ्रिक्शन फोर्स तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक। फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फ्रिक्शन का नेचर कैसा रहेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इक्वल। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में द अप्लाइड फोर्स गिवन इज व्हाट 6 न्यूटन। तो अब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अब आपको फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन पता चल गया। और ब्लॉक जब मूव नहीं कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या लिखोगे, 0। ओके, तो एक बार मैं इन पूरे कॉन्सेप्ट कंक्लूड करता हूँ। तो आई विल राइट द कंक्लूजन जो हम लास्ट क्लास से अभी तक डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में, इसके बारे में कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन है कि मान लो कि ये ब्लॉक है अपने पास, ओके, एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। सरफेस इज रफ, रफ का मतलब कुछ फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, म्यू एस डिफाइन होगा सरफेस का, म्यू के डिफाइन होगा। उसके बाद इस पे फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, एफ अप्लाइड इज देयर, ओके, and a force of friction will start existing here। F लिख लेता हूँ मैं, फ्रिक्शन। पहला पॉइंट ये है कि जब मैं अप्लाइड फोर्स, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज 0, मतलब कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं अप्लाई करूँ तो ब्लॉक स्टैटिक रहेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा। तो यहाँ से आपको जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मिलेगा 0। ये F मैंने क्या कंसीडर किया है, फ्रिक्शन फोर्स। देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन होता है इस फ्रिक्शन फोर्स में। सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसा हो कि जो आपने अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई किया है वो इस फ्रिक्शन फोर्स से कम हो गया तो बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगा। देन द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। अब ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, इट विल बी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। और नेचर कैसा होगा इसका, स्टैटिक, इट इज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइव। नेक्स्ट क्या हुआ कि आपने और बढ़ाया अप्लाइड फोर्स, धीरे धीरे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते चले जा रहे हो। एक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आपने ऐसी अचीव कर ली जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, यू हैव अचीव्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन द बॉडी इज एट रेस्ट, अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। देन द बॉडी इज एट रेस्ट, अभी भी रेस्ट में, अभी मूव नहीं किया हुआ है, बट इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये मूव नहीं किया है लेकिन ये मूव करने ही वाला है। फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे के लेक्चर में, आगे के स्लाइड में देखिए। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, आप क्या लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड, इट विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो आप, या फिर अप्लाइड फोर्स के इक्वल लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स।
ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। और उसके बाद आखिरी पॉइंट आ जाता है अपने पास, या आपने और बढ़ाया अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को, और इसको इंक्रीज करते हुए आपने फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से इंक्रीज कर दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स यू हैव मेड इट ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या होता है कि अब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगा। देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, देन द बॉडी starts moving, okay, and the एक बार ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, एक तो आपने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है यहाँ पे, और एक फोर्स क्या एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे, फ्रिक्शन, वो भी कैसा, काइनेटिक, और मूव करने लग गया बॉडी। मान लो ए एक्सलरेशन है, तो एक्सलरेशन की वैल्यू आप क्या लिखोगे, अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमने कब कैलकुलेट किया, जब ब्लॉक मूव करने लग गया। ब्लॉक एक बार मूव करने लग गया, द फ्रिक्शन हियर, अब फ्रिक्शन कैसा हो गया, द फ्रिक्शन हियर इज ऑफ काइनेटिक नेचर। कैसा बिहेवियर हो गया फ्रिक्शन का, काइनेटिक। ओके, सो remember these things. This is the analysis. If you have any doubt, you can ask me. We will go on, then move to the next question. I will write the next question. A block I have a block of 3 kilogram, and a force is applied here at an angle 37 degree. At an angle 37 degree with respect to horizontal, and the mu given is 0.4. Find the minimum force to move the block. Question is, find the minimum force to move the block. To move the block. Okay. So one question you may raise here, that in this question the coefficient of friction is given mu equals to 0.4. So how will we know that this is the kinetic or static? तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से जस्ट बड़ा या फिर इक्वल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। जब एक ही वैल्यू दी गई हो, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब म्यू की एक ही वैल्यू दी गई हो, तो वैसे केस में आप क्या करोगे, म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के इक्वल्स टू म्यू यूज करोगे। I'll give you 1 minute to solve this question. All of you please attempt.